नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और ये आने वाले एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा अगला हो जाएगा कि 2061 नंबर कि चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, या चेचक के टीके की खोज किसने प्रदान किया था। तो ये किया था आपके एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ से एनटीपीसी 2016 से लेकर 2021 तक यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे कि एडवर्ड जेनर ने इन्होंने 1749 से लेकर 1823 तक चेचक के टीके के आविष्कारक ये थे और जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा, एंथ्रेक्स तथा क्षय रोगों का गहन अध्ययन किया था और यह सिद्ध करके दिखाया था कि कई रोग सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के इसको भी लिख लेना। तो यहाँ से ये फैक्ट इस क्वेश्चन के हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जीनर प्रसिद्ध थे। तो ये थे आपके टीका के लिए। और इन्होंने किस टीके का आविष्कार किया था, तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो अभी हम लोग ये पीछे भी डिस्कस कर चुके थे। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो ये की गई थी आपके अल्बर्ट साविन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट साविर इनके द्वारा 1961 में विकसित की गई थी और चेचक के टीके का आविष्कारक ये जानते हैं हम लोग एडवर्ड जेनर को। वहीं आपका पेनिसिलिन के आविष्कारक ये थे आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और स्कॉटलैंड के जीव वैज्ञानिक एवं औषधि निर्माता थे। तो ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के जीव वैज्ञानिक हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं कि हम तभी डिस्कस करते हैं ये फैक्ट क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से ये डिस्कस फैक्ट किया था कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे, आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आपका वी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो इसीलिए एक क्वेश्चंस के जो भी आपके फैक्ट होते हैं हम लोग उनको डिस्कस करके चलते हैं। तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था और इसकी खोज 1928 में इंग्लैंड में की गई थी। स्टीफन हॉकिंस विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे और यह ब्रह्मांड वैज्ञानिक एवं लेखक भी थे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 में एग्जाम हुआ था, वहाँ पे पूछा गया था। फिर उसके बाद जब आरआरबी जेई 2019 में एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसीलिए रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है और ये रेलवे के प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। और इससे पहले हमने सारे के सारे वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है, तो एक एक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो जाएंगे आपकी पेनिसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये हम जानते हैं आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है अगला कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्न में से कौन सी थी। तो ये हो जाएगी आपकी पेनिसिलिन। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुए हैं और ये इनको मार्क जरूर कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो अब्दुल अली ये आपके एक पक्षी वैज्ञानिक थे। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली यह एक पक्षी वैज्ञानिक एवं प्रकृतिवादी थे और इन्हें भारत के वर्ल्ड मैन के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आपका स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, ये साइंस से रिलेटेड होता है कि भारत के वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया हैं या वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं हम लोग सलीम अली को। तो ऑप्शन यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया था और इनकी पक्षियों पर लिखी किताब ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में मदद की थी तथा इनको 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
तो ये फैक्ट इनको याद रखना है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधे के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये आविष्कार आपके जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला एक यंत्र होता है। तो सबसे पहले यही पॉइंट आपको स्टार डाल के लिख लेना है। और इसका विकास 1918 में जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और इनको भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। और वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो एवं सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया था। तो ये पहले वैज्ञानिक आपके हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट डाउन करते रहना है। अगला प्रश्न है कि सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या था? तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, ये हो जाएगा आपका क्रेस्कोग्राफ। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रेलवे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है, यकीन ना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने तैयार किया था? तो ये किया था आपके क्रिस्टियान बर्नार्ड ने। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ये आपके क्रिस्टियान बर्नार्ड के द्वारा तैयार किया गया था और यह विश्व का पहला था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में क्रिस्टियान बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। और हृदय की गतियों को ECG दर्शाता है। मीन्स हृदय की गति को मापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ECG का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला है कि हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से दिल का दौरा पड़ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न है कि उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम क्या था जिसे वर्ष 2010 में परख नली निषेचन तकनीकी के आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये थे आपके रॉबर्ट एडवर्ड्स। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो रॉबर्ट एडवर्ड्स को 2010 में परख नली निषेचन तकनीकी के आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया गया था। और 1978 में जुलाई महीने में दुनिया के पहले परख नली शिशु का जन्म ब्रिटेन में हुआ था और इस बच्चे का नाम था लुई ब्राउन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। अगला यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, जो एडवर्ड की कोशिशों का परिणाम था। इनकी इस कामयाबी से प्रजनन के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। जैसे हम लोग कहते हैं IVF तकनीकी प्रक्रिया में अंडों से लेकर भ्रूण के प्रत्यारोपण के लिए अंडों का बनना और अंडों को बाहर निकालना। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है कि पहला वनस्पतिक वैज्ञानिक किसे माना जाता है? तो कौन थे पहले वनस्पति वैज्ञानिक? ये थे आपके थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो थियोफ्रेस्टस को हम लोग वनस्पति वैज्ञानिक कहते हैं। तो क्वेश्चन आपके चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, चाहे रेलवे JEE का हो, ग्रुप D का हो, NTPC का हो या फिर RPF का हो, तो जहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जिसका नाम हो जाएगा जीव विज्ञान के विविध। तो जीव विज्ञान में जो भी विविध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में लगते हैं कि हमने सारी साइंस पढ़ी थी लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। तो ये वही क्वेश्चन होते हैं। विविध मीन्स होता है कभी यहाँ से इस टॉपिक से उठा लिया गया, कभी यहाँ से, तो कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, ऐसे करके इकट्ठा करके एक जगह लिख दिया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उस चैप्टर्स के जहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि विषाणुओं की आणविक गति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है कि जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते तब तक वे निष्क्रिय होते हैं। तो यही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो विषाणुओं की आणविक गति के संबंध में कथन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जित उत्पाद है? तो ये होता है आपका अमोनिया। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसके फैक्ट से भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो भी जीव विज्ञान का इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये विविध, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे कि उत्सर्जन उत्पाद का प्रकार जंतुओं के रहने के तरीके अर्थात उनके आवास पर निर्भर करता है। वहीं आपका अमोनिया, इसका फार्मूला ये नोट डाउन कर लेना, NH3 ये होता है आपका अमोनिया का। और जलीय जीव का उत्सर्जित उत्पाद ये होता है।
जीव और उनके उत्सर्जित उत्पाद यहाँ पे दिए गए हैं। तो एक तरफ आपका जीव हो जाएंगे और उनके उत्सर्जन उत्पाद हो जाएंगे। जैसे आपका हो जाएगा पक्षी और सरीसृप, तो इससे उत्सर्जन उत्पाद होता है आपका यूरिक अम्ल। जलीय अकशेरुकी, इनसे होता है आपका अमोनिया। और स्थलीय उभयचर और स्तनधारी, इनसे होता है आपका यूरिया। तो ये फैक्ट है, इनको नोट डाउन जरूर करते रहना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधों में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं, तो उस गलत कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे गलत कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है कि उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर के अवशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। वी है कि पौधे अवशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं किंतु बहुत धीमी गति से करते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि पौधों में उनके अवशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसके फैक्ट आप ये समझ सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वह महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है उसके लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कि एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना, तो यही आपका करेक्ट भी हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को कहा जाता है, तो इसे कहते हैं हम लोग कायांतर। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, ये NTPC CBT 2 एग्जाम में जो आपका 2022 में हुआ था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी जो रेलवे के एग्जाम हुए थे वहाँ पे यही क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल रहे थे। तो इसके फैक्ट हो जाएंगे कि तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को कायांतर कहा जाता है। और कायांतर में जीव के जटिल संरचना में भारी परिवर्तन होता है। इनके जीव चक्र में 4 चरण होते हैं। पहला हो जाएगा अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और वयस्क। तो ये 4 आपके चरण हैं। कायांतर परिवर्तन 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा आपका एमेटाबोलस, सेकंड आपका हो जाएगा हेमिमेटाबोलस, और थर्ड आपका हो जाएगा होलोमेटाबोलस। तो ये 3 आपके चरण हो जाएंगे कायांतर परिवर्तन के। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रूमेल क्या है। तो यहाँ पे बताना रूमेल क्या होता है। तो यह भोजन को संग्रहित करने के लिए एक आमाशय का एक कक्ष होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो रूमेल भोजन को संग्रहित करने के लिए आमाशय का एक कक्ष होता है, और यह पहला और सबसे बड़ा कक्ष होता है। खाई हुई वनस्पति सामग्री इसमें आते हैं और यहाँ मौजूद बैक्टीरिया उस पर किण्वन करते हैं। तो ये फैक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वर्जिन वनस्पति क्या है। तो वर्जिन वनस्पति वह पादप समुदाय जो मानव सहायता के लिए बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ हो और लंबे समय मनुष्यों द्वारा जुड़ा गया हो, तो उसे कहते हैं हम लोग वर्जिन वनस्पति। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो वह पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ हो और जिसे लंबे समय से मनुष्यों द्वारा छोड़ा गया होता है, उसे हम लोग वर्जिन वनस्पति कहते हैं। अर्थात इस प्रकार की वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति भी कहते हैं। और वर्जिन वनस्पति विशुद्ध रूप से भारतीय होती, जिन्हें हम लोग स्थानीय या स्वदेशी प्रजातियों के रूप में जानते हैं। तो ये फैक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि किसी भी प्रकार की गति, चाहे वह वृद्धि संबंधी हो या श्वसन संबंधी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो किसी प्रकार की गति, चाहे वह वृद्धि संबंधी हो या श्वसन संबंधी हो, वह सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण होता है। तो यहाँ पे सजीवों के कुछ लक्षण दिए गए, इनको नोट डाउन कर लेना है। और ये एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होते हैं, और ये जीवित रहने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और इनमें पुनः उत्पन्न करने की क्षमता, बढ़ने की क्षमता, पर्यावरण के साथ अनुकूलन की क्षमता होती है। तो ये हो जाएंगे सजीवों के 3 लक्षण। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हमारा शरीर किस pH रेंज में काम करता है। तो ये pH आपकी होती है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये होती है 7 से लेकर आपके 7.8 तक। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 pH रेंज में काम करता है। और pH का मतलब होता है कि हाइड्रोजन की क्षमता, जिसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं यही इसमें बताया जाता है। और यदि pH 7 से लेकर 7.8 हो तो विलयन आपका कैसा होता है,
ये क्षारीय होता है। तो ये आपको ये लाइन आपको याद रखनी है। तो 7 से पहले जो भी होता है आपका ये होता है अम्लीय, और ये 7 वाला सेक्शन इसे हम लोग कहते हैं उदासीन, और 7 से आगे 14 तक होता है ये होता है आपका क्षारीय। तो 7 से लेकर आपका कहाँ तक है 7.8 तक, मीन्स 7 से कुछ ज़्यादा है, तो इस प्रकार ये विलयन कैसा आपका हो जाएगा क्षारीय। तो ये आपको ग्राफ याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और एक कितने वर्ष तक ये रहती है। तो ये रहती है आपकी मैक्सिमम 18 से लेकर 19 वर्ष की आयु तक। तो ये इसे हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। और जो 18 से लेकर ऊपर होती है, मीन्स 18 से 40 वर्ष तक की, इसे हम लोग कहते हैं प्रौढ़ावस्था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर करते रहना, यहाँ पे कन्फ्यूजन काफ़ी होता है। अगला प्रश्न है कि पौधों द्वारा उत्पादित हुई उत्सर्जी मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं और उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतः श्वसन किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होता है। तो हानिकारक क्या नहीं होता है यहाँ पे ऑक्सीजन, क्या ये मनुष्यों के लिए हानिकारक होती है? तो नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो पौधों द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, गोंदराल आदि, ये उत्सर्जी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे मनुष्यों के लिए। जिनमें से ऑक्सीजन मानव के लिए एक जीवनदायी होती है, इसका आपका रासायनिक सूत्र होता है ये O2, इसको भी नोट डाउन कर लेना। जबकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये अंतः श्वसन किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसका उच्च स्तर मनुष्यों को जटिल रूप से सोचने की क्षमता को कम कर देता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका CO2, ये होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या शामिल होता है। तो यहाँ पे बताना है मातृ स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है। ऑप्शन ए है कि गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान देखभाल। ऑप्शन बी है कि प्रसव पूर्व, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखभाल, गर्भवती महिला की देखभाल करना और सभी नई माताओं की देखभाल भी करना। तो यहाँ पे पूछा गया मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या शामिल होता है। तो इसमें आपका आंसर वी करेक्ट हो जाएगा, प्रसव पूर्व, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखभाल करना, ये आपका मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कीटनाशक हालांकि ये अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, तो कृषि के लिए लाभकारी और हानिकारक दोनों होते हैं। कीटनाशकों के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा यहाँ पे गलत कथन है यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए है कि ये पौधे की वृद्धि को कम करते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि इनका उपयोग खरपतवार, कीटों और पौधों के रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग नहीं करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्यों की पेशीय कोशिकाओं में होने वाले अनाक्षी श्वसन में क्या समानता है। तो ये होती है आपकी दोनों कोशिका द्रव्य में होते हैं, तो यही आपकी समानता होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्यों की पेशीय कोशिकाओं में समानता होती है कि दोनों कोशिका द्रव्य में ही होते हैं। अगला प्रश्न है कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है। तो यहाँ पे पूछा गया जैसे घोड़े और खरगोश में, तो इनमें पाचन आपका होता है अंधनाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो अंधनाल जिसे हम लोग कहते हैं सीकम, तो इसे हम लोग सीकम भी कहते हैं। ये पेरिटोरियम के भीतर एक थैली होती है और यह शरीर के दाहिने हिस्से में स्थित होती है। कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों के आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन अंधनाल में ही होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसमें सुझाव दिया गया है कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से होगी। तो ये सुझाव आपका दिया था जेवियस हार्लेन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ये होते हैं आपके पक्षी और स्तनधारी। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो पक्षी वर्ग तथा स्तनधारी वर्ग के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ये समतापी होते हैं। तो ये विशेषता किनकी हो जाएगी, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग की। अगला प्रश्न है कि
यदि कोई महिला परिवार बढ़ाने की योजना बना रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए सहायक नहीं होगा? तो ये धूम्रपान और शराब का सेवन ये उसके लिए सहायक नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधों के पोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत कथन का आपको चयन करना है। तो आइए हम लोग देखेंगे एक एक ऑप्शन। ऑप्शन ए है कि हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ग्रहण करते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जल द्वारा खनिजों और पोषण तत्वों का अवशोषण मंद होता है, यह कथन पौधों के पोषण के संबंध में गलत है। शेष विकल्प आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है? तो ये होता है आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन का उपयोग पौधों द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु किया जाता है और पादप वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का यूज नहीं करते, बल्कि मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणुओं जैसे गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग यौगिकों में परिवर्तन कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं और यह विलेय पदार्थों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जीव जंतु प्रायः सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपने परिवेश के अनुसार बदल लेते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा करता है? तो कौन सा जीव जंतु हो जाएगा? तो ये होता है आपका गिरगिट। ये आपका इसे बोलते हैं रंग बदलने वाला जीव जंतु, इसे कहते हैं जीव या जंतु। ये कौन सा है? गिरगिट। तो गिरगिट के शरीर में आपका एक फोटोनोकी क्रिस्टल नामक एक परत होती है जो उसे माहौल के हिसाब से रंग बदलने में मदद करती है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट आपकी हो जाएगी फोटोनिक क्रिस्टल परत। प्रकाश के परिवर्तन को प्रभावित करती है जिससे गिरगिट का रंग बदला हुआ दिखाई देता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि गिरगिट कैसे कलर बदलता है अपना। अगला प्रश्न है कि हृदय की छवि बनाने के लिए पराश्रव्य, इसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगों का परिवर्तन का उपयोग करने वाली तकनीकी को कहा जाता है? तो ये होता है आपका इकोकार्डियोग्राफी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कार्डियोग्राफी एक तकनीकी है जिसमें अल्ट्रासोनिक तरंगों के माध्यम से हृदय के छोटे छोटे हिस्सों की छवि प्राप्त की जाती है और सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह पराश्रव्य ध्वनि तरंगों पर आधारित एक इमर्जिंग तकनीकी है जिससे गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को कहते हैं हम लोग ओटाई। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जिस प्रकार हम लोगों ने वादा किया था कि साइंस को जैसे हम लोग ख़त्म कर लेंगे उसके बाद एक जीएस की क्लास स्टार्ट करेंगे जीके की, तो वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जिस प्रकार हम लोग यहाँ से साइंस के डिस्कस करते हैं उसी प्रकार वो भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए ही होंगे। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें तो वहाँ पे कम से कम तो मिनिमम 8 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यदि आपको करंट भी मिला दें, क्योंकि आज का एग्जामिनर जो है वो करंट को स्टैटिक जीके से ही रिलेट करके पूछता है, तो इसीलिए स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे कि कपास भारत का एक देशज पौधा है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त उत्पादन हेतु उपयुक्त होती है। ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है कि कपास के लिए किस मिट्टी का यूज होता है, तो ये काली मिट्टी का यूज होता है। कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं और कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका हो जाएगा, सफ़ेद सोना ये आपका होता है कपास। और कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं हम लोग कपास ओटना कहते हैं। तो ये फैक्ट आपको जरूर नोट डाउन करते रहना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि चावल के अंकुर में वैकेन, जिसे हम लोग कहते हैं फूलिश सीडलिंग, किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होती है? तो ये आपके उत्पन्न होती है जिवरेला फ्यूजी क्रोई के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो वैकेन एक कवक जनित रोग आपका होता है जो चावल के अंकुर में जिवरेला फ्यूजी क्रोई के कारण होता है और धान की फसल में यह रोग पहली बार भारत में थॉमस 1931 द्वारा सूचित किया गया था और यह एक कवक जिवरेलिन्स एवं अन्य
उपापचयों जैसे आपका हो जाएगा कैरोटीनाइड्स, विकावेरिन एवं फ्यूजेरिन इसका उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि स्थानीय प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां होती हैं जो, ऑप्शन है यहाँ पे वी करेक्ट आपका हो जाएगा कि केवल एक विशेष क्षेत्र में यह पाई जाती हैं, तो वी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों को हम लोग कहते हैं स्थानीय प्रजाति, और ऐसी प्रजातियां भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्रों में पाई जाती हैं तथा यह विश्व में अनन्य प्राकृतिक रूप से यह पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा कंगारू, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेमूर ये आपका मेडागास्कर में पाया जाता है, वहीं आपका नीलगिरी ताहर और मैका बंदर ये पश्चिमी घाट ये आपके भारत में पाए जाते हैं। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग कल वाली क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो कल की क्लास से आपकी साइंस जो है फिनिश हो जाएगी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। तो आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हों तो वहाँ पे भी इस क्लास को शेयर जरूर किया करें। चलिए मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।